दोस्तों केल के लीगल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम अपराध शास्त्र में पॉजिटिव लॉ स्कूल के अंदर जो सबसे पहले जूरिस्ट हैं सिसेर लोम्ब्रोसो, उनके बारे में देख रहे हैं कि पॉजिटिव लॉ स्कूल में उनका क्या योगदान रहा। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में जैसा कि बताया है कि आपको पॉजिटिव लॉ स्कूल के अंदर शारीरिक रूपाकृति को देखा गया और शारीरिक रूपाकृति के आधार पर अपराध और अनपराधियों में अंतर बताया गया कि किस तरह से कुछ लोग जो हैं उनमें शारीरिक बनावटों में कुछ फेरबदल होता है और उस कारण से वो अपराध करते हैं, और वो व्यक्ति जो आम व्यक्ति होते हैं उनमें शारीरिक बनावट सामान्य होती है तो वो अपराध नहीं करते। तो इस तरह का कुछ पॉजिटिव लॉ स्कूल था और इसे मैंने बताया था कि इसे इटालियन विचारधारा भी कहा गया, क्योंकि इसमें जो जूरिस्ट थे वो लगभग इटली और फ्रांस के आसपास के रहने वाले थे, तो इटालियन विचारधारा भी इसे कहा गया दोस्तों। तो दोस्तों इटालियन विचारधारा में जो सबसे पहले जूरिस्ट हैं लोम्ब्रोसो का बहुत बड़ा योगदान रहा दोस्तों। सिसेर लोम्ब्रोसो जो थे वो इटली की थल सेना में एक फिजिशियन के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने वहां पर अपने जीवन काल में काफी लंबे समय तक मृत शरीरों को खंगाला, उनका अध्ययन किया, खोपड़ियों का अध्ययन किया, मृत शरीर की खोपड़ियों का। उसके बाद में वह अपने जीवन के दूसरे चरण में वह ट्यूरिंग विश्वविद्यालय से जुड़े। वहां पर काफी समय तक उन्होंने अध्ययन का कार्य किया और स्टूडेंट्स वगैरह को पढ़ाया उन्होंने। बाद में चलकर उनकी एक बहुत ही सुप्रसिद्ध कृति है आपराधिक व्यक्ति 1876 में प्रकाशित हुई, जो कि काफी प्रचलित रही उस समय पर। दोस्तों मैंने बताया था कि पॉजिटिव लॉ स्कूल का जो कालखंड है वो 19वीं सदी के आसपास का रहा। दोस्तों सबसे पहले जैसा मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि हम स्कूल्स क्यों पढ़ रहे हैं। हम स्कूल्स इसलिए पढ़ते हैं कि जैसे कि कोई जीव शास्त्र होता है तो जीव शास्त्र को समझने के लिए जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, तब हमें पता लगता है कि वास्तव में जीव शास्त्र क्या है। तो ऐसे ही अपराध शास्त्र को समझने के लिए हमें अपराध और अपराधियों के बारे में समझते हैं, उनके कारण, निवारण के उपाय, इन सब के बारे में समझते हैं, तब जाके हमें समझ में आएगा कि अपराध शास्त्र क्या है। तो उस अपराध शास्त्र में स्कूल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, स्तंभ होते हैं कि वास्तव में पुराने समय में क्या रहा और अब वर्तमान में क्या चल रहा है, मध्यकाल में क्या रहा। इसलिए हम स्कूल पढ़ते हैं और इन स्कूल्स में मेरे जैसे या आप जैसे कोई व्यक्ति या कोई पुराने व्यक्ति और जूरिस्ट अपने विचार बताते हैं तो वह उस स्कूल से जुड़ जाते हैं। तो इसको समझने के लिए आप मेरा पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रखा है। तो दोस्तों आगे चलते हैं, आगे समझते हैं कि जो सिसेर लोम्ब्रोसो थे ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपराध शास्त्र में एक नए आयाम स्थापित करे और वैज्ञानिक पद्धति से एक नई सोच का विकास करा कि अपराध शास्त्र को हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। जैसा कि हमने जो पिछले स्कूल्स में देखा था, नियो क्लासिकल स्कूल, जिसमें परिस्थिति और आशय को भी देखा गया, मानसिक स्थिति को भी देखा गया, तो उसी तरीके से इन्होंने भी जो है वैज्ञानिक पद्धति से देखा और कई सारे शोध इन्होंने किए। और दोस्तों इसी के साथ में जो सिसेर लोम्ब्रोसो थे उन्होंने शारीरिक बनावट के आधार पर अपने कई सारी रिसर्च की। उन्होंने, जैसे कि मैं मनुष्य हूं तो उन्होंने शरीर के बारे में काफी अध्ययन किया और उन्होंने कहा कि जो अपराधी व्यक्ति होते हैं उनमें दंड भोगने की क्षमताएं काफी अधिक होती है सामान्य व्यक्ति की तुलना में, इसलिए वह अपराध करते हैं। तो उनकी पूरी रिसर्च शरीर पर रही और उन्होंने शारीरिक बनावट, जैसे कि कोई एमबीबीएस स्टूडेंट है तो शारीरिक बनावट के बारे में पढ़ता है और आगे चल के वो एमबीबीएस करके सर्जन वगैरह बनते हैं। तो इसी तरह से लोम्ब्रोसो ने भी शरीर पर अध्ययन किया और कई अपने निष्कर्ष निकाले। इसी आधार पर उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उन्होंने जो शरीर पर करा तो वैज्ञानिक पद्धति अपनाई और उन्होंने कहा कि मेरा जो सिद्धांत है वो डार्विन के जैविक निरूपण के सिद्धांत के समतुल्य है, उसी का जैसा है। डार्विन के जैविक निरूपण का सिद्धांत क्या है दोस्तों, आपने 10वीं क्लास में काफी अच्छे से पढ़ा होगा, डार्विन लॉज। इसे हम थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल डिटर्मिनेशन या जेनेटिक थ्योरी ऑफ जेनेटिक डिटर्मिनेशन भी कहते हैं, जीन का सिद्धांत भी कह सकते हैं हिंदी में। तो दोस्तों इसमें डार्विन ने बताया था कि जिस प्रकार से मनुष्य के जो जीन होते हैं वो जीन उसके शारीरिक बनावट और आचरण पर काफी गहरा संबंध होता है उनसे। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे कोई अगर बुद्धिमान व्यक्ति है और उसकी अगर कोई संतान होती है तो वो भी बुद्धिमान पैदा होगी, या कोई पहलवान का बेटा है तो वो भी पहलवान बनेगा। तो इस तरह के सिद्धांत
डार्विन ने प्रस्तुत किए थे कि वह बिल्कुल जो है इसी के समतुल्य माना है, ऐसा लोम्ब्रोसो ने कहा था। लेकिन आगे चलकर डार्विन का जो लॉ था वो भी फेल हो गया था और लोम्ब्रोसो का भी फेल हो गया था। तो बाद में रिवर्स में मैं आपको दोबारा समझाऊंगा इस चीज को, वहां पर आपको ये जो है वैज्ञानिक पद्धति और डार्विन के जैविक निरूपण का सिद्धांत कैसे समकक्ष है वो आपको आगे समझ में आएगा। इससे पहले हम आगे चलते हैं। फर्स्ट है लोम्ब्रोसो ने दोस्तों 3 प्रकार बताए थे, जन्मजात अपराधी, मानसिक विकृति से पीड़ित अपराधी और क्रिमिनोइड्स। 3 भागों में उन्होंने अपनी रिसर्च को बांटा, जिसमें पहला जन्मजात अपराधी एटाविस्ट उन्होंने कहा। जन्मजात अपराधी के लिए लोम्ब्रोसो ने कहा कि जो अपराधी जो हैं वह वंशानुगत चलते हैं, मतलब वो जन्म से ही पैदा होते हैं अपने वंश में, और वंशानुगत उनकी जो सोच या संगत है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। तो उन्होंने ऐसा कहा। उसके अलावा उन्होंने 16 प्रकार की एबनॉर्मलिटीज के बारे में बताया कि इस तरह की एबनॉर्मलिटीज मतलब होती हैं किसी व्यक्ति के शरीर में, तो वो अपराध करते हैं। जिसमें उन्होंने कहा कि सिर का आकार कुछ बड़ा या कुछ चेंजेस हो, भय व आंखें हो, डरावनी आंखें हों, बड़े हुए जबड़े हों, या उभरी हुई गाल की हड्डी हो, या असामान्य दांत हो, या संक्रा माथा हो। तो इस तरह की कुछ उन्होंने डिफरेंट संरचनाएं बताई और कहा कि इस तरह की जो असामान्य चीज अगर किसी के शरीर में देखी जाती है तो उससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो आगे जाके अपराध करेगा या अपराध में लिप्त होने की उसकी संभावना रहेगी। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि इस तरह के जो लोग होते हैं, इस तरह से जो अजीब सी संरचनाएं जिनमें होती है, वह संरचनाएं 1/3 होती है समाज के अंदर, 1/3 से ज्यादा होती है। बाद में उन्होंने कहा कि है ना, कभी कभार ऐसे लोग देखने को मिलते हैं, तो उन्होंने कदाचिन अपराधी भी कहा। पहले तो जन्मजात और वंशानुगत कहते रहे, फिर बाद में उन्होंने कहा कि इस तरह के अपराधी कदाचिन होते हैं, कभी कभार देखने को मिलते हैं। बाद में चलकर दोस्तों इन्हीं के बाद में एनरिको फेरी जूरिस्ट में आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो एनरिको फेरी आया तो उन्होंने कहा कि जो लोम्ब्रोसो ने जो ये थ्योरी दी है ये कोरी कल्पना है। अपराधी जो है वो बाह्य परिस्थितियों के कारण अपराधी बनता है। कोई भी मनुष्य शारीरिक बनावट से उसका कोई सीधा संबंध नहीं है। संगति अगर किसी की बुरी है तो अपराध करता है, संगति किसी की अच्छी है तो अपराध नहीं करेगा। जैसे कि एक छोटा सा सिंपल सा उदाहरण आप सभी जानते होंगे कि एक टोकरे में अगर सेब रखे हुए हैं, उसमें सड़ा सेब डाल देंगे तो सभी सेब खराब हो जाएंगे। अच्छा सेब रखने पर वो सभी सही रहेंगे। तो इस तरह से एनरिको फेरी ने कहा। दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको कुछ एक मजेदार बात बताऊं कि ये कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हमारी जो पुरातन सभ्यता रही भारत के अंदर रामायण महाभारत काल में, तो रामायण काल के अंदर जो राक्षस होते थे दोस्तों, राक्षसों में भी आपने देखा होगा उनकी अजीब सी संरचनाएं होती, आपने पटकथाओं में सुना होगा, अजीब अजीब से लोग होते थे। लेकिन दोस्तों क्या हर राक्षस बुरा होता था? रामायण काल में रावण बुरा रहा, लेकिन उसका भाई विभीषण भी तो अच्छा था। तो आप कंपेयर कर सकते हो कि लोम्ब्रोसो ने जो 16 एबनॉर्मलिटीज बताई, कुंभकर्ण की भी बताई। कुंभकर्ण की कहानी में देखने को पता लगता है कि कुंभकर्ण काफी नैतिक था, उसको सब पता था कि ये जो हो रहा है भैया गलत कर रहे हैं तो भी। लेकिन हम क्या इस आधार पे कह सकते हैं कि कुंभकर्ण इतना लंबा चौड़ा था तो वो गलत आदमी था, या इस तरह से? तो बाह्य परिस्थितियां डिपेंड करती हैं। इसी तरीके से दोस्तों महाभारत काल में भी देखें, महाभारत काल में आपने देखा होगा कि हिडिंब राजा होता है, उसकी बेटी होती है हिडिंबा। उसकी बेटी से भीम की शादी होती है और भीम से घटोत्कच संतान उत्पत्ति होती है। तो क्या हिडिंबा भी दिखने में डरावनी थी? तो क्या वो गलत थी? उसकी शक्ल, नाक और नयन नक्श अजीब से थे, लेकिन वो बुरी नहीं थी। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जिसकी शारीरिक बनावट कोई डिफरेंट हो तो वो अपराधों के अंदर लिप्ति होगा। ये सरासर गलत है, ऐसा एनरिको फेरी ने कहा। और जैसा कि दोस्तों मैंने कहा था कि डार्विन के सिद्धांत को अब यहाँ पर आप आके समझे, तो डार्विन ने भी जीन्स के आधार पर बताया था कि जीन्स के आधार पर हम जो मनुष्य हैं उसके आचरण और उसके व्यवहार, उसके कंडक्ट को हम बता सकते हैं जीन्स के आधार पर। लेकिन बाद में डार्विन का लॉ भी फेल हो गया था। उन्होंने माना कि जो पहलवान है, जरूरी नहीं कि पहलवान का बेटा पहलवान हो,
जैसे कि आपको मैं उदाहरण दूं कि अगर किसी ने कोई कान छिदवा रखे हैं या नाक छिदवा रखे हैं, तो अगर उसकी होने वाली संतान है तो उसकी भी नाक छिदी हुई आनी चाहिए, लेकिन नाक छिदी हुई नहीं आती, कान छिदे हुए नहीं आते, तो इसका मतलब ये चीज गलत है। तो जेनेटिक वाली चीज भी गलत है। उसके अलावा दोस्तों उस समय पे चीन के अंदर भी महिलाओं के पैरों को सुंदर करने के लिए उनको चांदी की जूतियां पहनाई गई थी, डार्विन जब खोज कर रहे थे, ताकि उनके पाँव एक शेप में आ जाए और वो सुंदर दिखे। लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। बाह्य कारकों के द्वारा जैसा जिसका नॉर्मल पैर होता है वैसा ही हुआ, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। या इसका और सबसे सिंपल उदाहरण ले लें कि कोई विकलांग व्यक्ति है जो किसी डिसेबल से ग्रसित है, डिसेबिलिटी से, तो जरूरी नहीं कि उसके बच्चे भी विकलांग होंगे। इतना तो आप जानते होंगे, आपने भी देखा होगा विकलांग व्यक्तियों को, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है कि जरूरी नहीं कि उसके बच्चे भी विकलांग हो, खूब हष्ट पुष्ट होते हैं। तो ये थोड़ी इस तरह से गलत हो गई आगे जाकर कि शरीर की बनावट के आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि वो व्यक्ति अपराधी होगा। आगे चलकर लोम्ब्रोसो ने अपने जीवन के अंतकाल में इसको माना भी कि मेरी थ्योरी गलत थी। वो आगे हम आगे की चर्चा का विषय है, वो हम आगे पढ़ेंगे। दोस्तों जो सेकंड प्रकार है वो है मानसिक विकृति से पीड़ित अपराधी, अर्थात इंसेन क्रिमिनल्स। दोस्तों इसके अंतर्गत लोम्ब्रोसो ने बताया कि मानसिक विकृति से जो ग्रसित अपराधी हैं वो सामान्य प्रकृति के नहीं होते, सामान्य लोग नहीं होते वो, और इनके अंदर उचित और अनुचित को समझने की क्षमताएं नहीं होती कि क्या चीज़ सही है या क्या चीज़ गलत है। उसके अलावा दोस्तों इस कारण से, समझने के न कारण से ये संवेदनशील भी नहीं होते हैं, और इसी कारण से अपराध करने में बिल्कुल नहीं डरते हैं, क्योंकि इनमें संवेदना या कह सकते हैं हम दया नहीं होती, या ये दुनियादारी नहीं समझते ऐसे लोग, तो ये अपराध कारित कर देते हैं, उसके परिणामों को नहीं जानते कि उसका परिणाम क्या होगा। तो इस तरह से लोम्ब्रोसो ने मानसिक विकृति से पीड़ित अपराधी के बारे में इसमें बताया। दोस्तों उसके बाद में थर्ड पॉइंट है क्रिमिनॉइड्स। क्रिमिनॉइड्स में इन्होंने लोम्ब्रोसो ने बताया कि कुछ अपराधी ऐसे भी होते हैं जिनमें शारीरिक बनावट में किसी प्रकार की कोई विकृति होती है, और उस विकृति के कारण उनमें एक हीन भावना पनपती है, और उस हीन भावना को खत्म करने के लिए कि मैं हीन नहीं हूँ, इस कारण से वह अपराध करते हैं, हीन भावनाओं को दबाने के लिए अपराध करते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल निठारी केस रहा। दोस्तों हाँ एक बात और कि लोम्ब्रोसो का जो पहला सिद्धांत है जन्मजात अपराधी, वही फेल हुआ था, बाकी दूसरा और तीसरा आज वर्तमान में हम देखते हैं। क्रिमिनॉइड्स में जो सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको दूं तो निठारी हत्याकांड, निठारी केस बहुत ही पॉपुलर रहा किसी टाइम पर। नोएडा, दिल्ली के पास में नोएडा में मोहिंदर नाम का एक व्यक्ति था जो कि नपुंसक था, और उसने 17 बच्चों की जान ली। वह क्या करता था दोस्तों, बच्चों को 17 जो बच्चे थे उनको मारकर उनके मृत शरीर के साथ में यौन संबंध बनाता था दोस्तों। तो इस तरह से निठारी का केस था। वह क्रिमिनॉइड एक व्यक्ति था, मानसिक और शारीरिक बनावट में उसकी विकृति यह थी कि वो नपुंसक था, और उस हीन भावनाओं को छुपाने के कारण उसने इस तरह के अपराध करे, तो वो क्रिमिनॉइड्स की कैटेगरी में आया। तो दोस्तों इस तरह से लोम्ब्रोसो ने 3 भागों में अपनी थ्योरी को बताया, जिसमें हमने पढ़ा पहला जन्मजात अपराधी, दूसरा मानसिक विकृति से पीड़ित अपराधी, और क्रिमिनॉइड्स टाइप के जो अपराधी हैं। दोस्तों आगे चलकर जो लोम्ब्रोसो हैं उनका जो जन्मजात अपराधी वाला सिद्धांत है उसको लेविन भी एक जूरिस्ट है, उन्होंने कोरी कल्पना कहकर बोला इसे कि कोरी कल्पना है। और दोस्तों सदरलैंड ने भी आलोचना करते हुए यह कहा कि जो अपराधी है वो अंदर से नहीं, उसकी बाह्य परिस्थितियां जो हैं वो डिपेंड करती है कि वो अपराधी बनता है नहीं। आगे चलकर सदरलैंड में बहुविध कारकों का सिद्धांत भी दिया, तो जिसे हम आगे पढ़ेंगे। और सदरलैंड ने कहा कि लोम्ब्रोसो ने अपना पूरा जीवन ऐसी चीज में दे दिया जिसका कोई अर्थ नहीं था। उन्होंने कम से कम 50 वर्ष तक अपराध शास्त्र की गति को रोक दिया। और दोस्तों अंत समय में लोम्ब्रोसो ने सन 1909 में अपनी मृत्यु के आसपास उन्होंने भी यह मान लिया कि जो जन्मजात अपराधी वाला जो पॉइंट है उसमें बाह्य जो परिस्थितियां हैं वो भी फर्क डालती है कि कोई व्यक्ति अपराधी होगा या नहीं। तो दोस्तों लेकिन फिर भी लोम्ब्रोसो के योगदान को अपराध शास्त्र में भुलाया नहीं जा सकता है,
क्योंकि लोम्ब्रोसो ही एक पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए वैज्ञानिक पद्धति से एक सोच को विकसित किया। और जैसा कि हम देखते भी हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए मेंजरिया की बड़ी भूमिका होती है, उसका आशय वगैरह देखा जाता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो उन्होंने इस तरह से आगे के द्वार खोल दिए। वो होता है ना दोस्तों कि जब तक आप मैदान में नहीं उतरोगे तो आपकी कमियां कैसे निकाली जाएगी। तो वही है दोस्तों कि जब कोई व्यक्ति मैदान में उतरता है तो उसकी कमियां निकालते हैं, तो कमियां निकाल के वो खेल और सुधरता चला जाता है और उसमें सुधार आते हैं। तो ऐसे ही जो थे उस समय में उनसे जितना हुआ उन्होंने अपना योगदान दिया, वैज्ञानिक पद्धति वैज्ञानिक दृष्टिकोण उन्होंने अपनाया। तो हमने देखा दोस्तों इस तरह से पॉजिटिव लॉ स्कूल में सिसेर लोम्ब्रोसो के बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छे रूप में चीज़ों को समझाया। दोस्तों अब आगे के वीडियो में हम एनरिको फेरी के बारे में समझेंगे। एनरिको फेरी भी पॉजिटिव लॉ स्कूल के ही जूरिस्ट रहे। एनरिको फेरी की क्या थ्योरी थी उसको हम आगे जल्दी से हम एक नया वीडियो जरूर लाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आप मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें, मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों। अगर कोई जानकारी अगर आपको मिलती है तो आप भी देखें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू दोस्तों।